इन सब के आधार पर जो पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जो एक स्पष्ट व्याख्या हो पाई, उस व्याख्या के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर पृथ्वी का एक कोन फॉर्म में अगर एक पृथ्वी से कट करके बाहर निकाला जाए, अगर इस तरह से पृथ्वी है मान लीजिए, और इस तरह से एक हिस्से को हम बाहर निकाल लें और फिर उसके बाद में हम अगर समझना चाहें तो देखिए, पृथ्वी को हमने 0 से लेकर के और 6371 जो पृथ्वी की रेडियस है, तो उस पूरे के पूरे हिस्से को हमने इस तरीके से एक फॉर्म में दिखा लिया है। ये यहां से यहां तक है। साथ ही साथ इसमें आप इसको हमने लेयर इसकी बनाई है, जैसे कि 0 से 30, 0 से 200, फिर 200 से 2900, एक 400 की लेयर भी है, 700 तक भी है, और इनके क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किए गए हैं वो भी समझ लेंगे। और फिर 2900 से 5100, 5100 से फिर 6371। हमने जो पृथ्वी का विभाजन है, या फिर हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी के जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स के अभी तक हमारे पास 3 आधार हैं समझने के लिए। एक तो रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण जो किया गया है पृथ्वी की परतों का, एडवर्ड सोयस इस वर्गीकरण के जन्मदाता हैं, तो उसको समझेंगे। दूसरा, भूकंपीय आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसको जानेंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ जो है, उसने जो रिसेंट व्यू दिया है अपना, जो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, उसके बारे में जानेंगे और उसमें किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ड स्वेस के अनुसार। तो इन्होंने 3 परतों में पृथ्वी के अंतरतम को बांटा है, सियाल, सीमा और निफे। सियाल जो परत है वो 0 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक की है। फिर 200 से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक की जो दूसरी परत है उसे सीमा नाम दिया गया है, और 2900 से लेकर 6371 तक की जो परत है उसे निफे का नाम दिया गया है। सियाल कहां से वर्ड आया, ये सीमा कहां से वर्ड आया, निफे कहां से आया? तो सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम यानी कि इन 2 तत्वों की प्रचुरता वाला जो भाग है उसे इन्होंने सियाल कहा है। साथ ही साथ अगर चट्टानों की बात करें, रॉक्स की बात करें, तो इसमें ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता होती है। सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम की बहुलता जिस परत में पाई गई है, तो उन तत्वों की बहुलता वाली परत को हमने सीमा कहा। साथ ही साथ निफे यानी कि निकल और फेरियम या फेरस या लोहा, तो निकल और फेरस की बहुलता वाला जो परत है उसे निफे नाम दिया गया है। और चूंकि ये कठोर धातुएं हैं ये, तो इसीलिए इसमें कठोरतम धातुएं हमें प्राप्त होती हैं। दूसरा, भूकंपीय आधार पर है। तो भूकंपीय आधार पर देखा जाएगा तो इसमें हमने स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, जो कि आप जानते हैं ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है, और घनत्व अगर औसतन घनत्व देखा जाए तो 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जितने भी घनत्व हैं यहाँ पर डाटा, वो सारे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिए गए हैं। दूसरा, मिश्रित मंडल है, पायरोस्फीयर जिसको कहा गया है। ये वैसाल्टिक प्रकार की चट्टानों की प्रचुरता वाला भाग है, और इसमें घनत्व जो है 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तीसरी लेयर जो है बेरिस्फीयर है, इसमें निकल और फेरियम की अधिकता है, यहाँ पर भी बताया गया है। और घनत्व जो है इसका अधिकतम है, क्यों? क्योंकि भारी तत्वों से यह हिस्सा बना हुआ है, इसीलिए घनत्व अधिकतम होगा यहाँ पर 8 से 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से भूकंपीय आधार पर हुआ। ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट, इनके बारे में आप समझते चलिए। आने वाले समय में जब हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे और ज्वालामुखियों से निर्मित होने वाले स्थल रूपों के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें वहां पर बेसाल्टिक प्रकार के लावा और उससे निर्मित होने वाली आकृतियां, और इसी प्रकार से एंडासिटिक प्रकार का लावा और उससे बनने वाली आकृतियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो इन रॉक्स के बारे में भी पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अब देखते हैं तीसरा व्यू, सबसे रिसेंट, सबसे ज्यादा प्रेफरेबल और सबसे ज्यादा जिसको मान्यता प्राप्त है, अंतरराष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। तो इन्होंने जो है भूकंपीय लहरों की गति में परिवर्तन, ये केवल भूकंप के आधार पर है, जबकि ये भूकंपीय जो तरंगे हैं उनकी जो स्पीड है, गति है, खासतौर से पी वेव्स, तो पी वेव्स की गति में जो भिन्नता दिखाई दी है प्रत्येक अलग अलग भाग में, तो उसी के आधार पर विभाजन किया है। सबसे पहले परत जो है इसे क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी
कहा गया है, जो कि 5 से 30 किलोमीटर तक की गहराई की है। कहीं कहीं पे इसकी गहराई 100 किलोमीटर भी है। अब ये अंतर क्यों है? जो समुद्र के नीचे वाला जो नितल है वह सबसे पतला है, लेकिन बहुत ज्यादा सघन प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना है, सघन चट्टानों से मिलकर के बना है, इसीलिए भारी ज्यादा है लेकिन मोटाई में कम है। जो महाद्वीपीय पटल है वह मोटाई में समुद्र के मुकाबले ज्यादा है, 30 किलोमीटर तक लगभग। और यहाँ पर ये जानना है कि ये भले को मोटाई में जो ओशियनिक नितल है उससे महाद्वीपीय नितल मोटाई में ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर घनत्व देखा जाए, भार देखा जाए, तो ओशियनिक नितल के मुकाबले इसमें कम होता है। मोटाई ज्यादा है लेकिन घनत्व में और भार में कम है। कहीं कहीं पर क्रस्ट की मोटाई 100 किलोमीटर तक पाई गई है। जो विश्व की बृहद माउंटेन रेंज हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां पर इसकी मोटाई 100 किलोमीटर तक भी पाई गई है। अब देखते हैं कि पी वेव्स, क्योंकि मैंने बताया था कि पी वेव्स जो बिहेवियर शो कर रही है उस बिहेवियर के आधार पर ही ये विभाजन किए गए हैं। तो यहाँ पर देखा हमने कि पी वेव्स जो क्रस्ट का प्रत्येक परत को भी ऊपरी और निचली परतों में बांटा जाएगा। तो क्रस्ट का जो ऊपरी परत है वहां पर देखा तो घनत्व दिखाई दिया 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और साथ ही साथ पी वेव का जो स्पीड है वो 6.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है। जबकि निचली क्रस्ट में देखा गया तो घनत्व दिखाई दिया 3, और चूंकि जब घनत्व बढ़ गया है तो इसीलिए इसमें स्पीड जो है वो 6.9 किलोमीटर पर सेकंड हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्रस्ट में भी ऊपर और निचली क्रस्ट दोनों में एक प्रकार की असंबद्धता है, एक विभिन्नता है। तो वो असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी जहां पर क्लियर कट दिखाई देती है, जहां से डिवीजन शो होता है, उस असंबद्धता को यहाँ पर कॉनरॉड असंबद्धता कहा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ पर कि कौन सी असंबद्धता किस परत में पाई जाती है। दरअसल 2 प्रकार की असंबद्धताएं यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। एक वो जो 2 परतों के बीच में है, जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाने वाली असंबद्धता मोहरोविक असंबद्धता, मेंटल और कोर के बीच में पाई जाने वाली असंबद्धता गुटेनबर्ग असंबद्धता, और साथ ही साथ कुछ असंबद्धताएं ऐसी हैं जो एक ही परत में ऊपरी और निचली परत के बीच में पाई जाती है। जैसे कि क्रस्ट की ऊपरी और निचली, इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली असंबद्धता जो है वो कॉनरॉड है। मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में पाई जाने वाली असंबद्धता रेपेटी अवस्था है, और ऊपरी कोर और निचली कोर के मध्य में जो पाई जाने वाली असंबद्धता है वो लेहमैन असंबद्धता है। और ये जो नाम है इनके, रेपेटी, लेहमैन, कॉनरॉड, ये दरअसल इस असंबद्धता की खोज करने वाले भूगर्भ शास्त्रियों के नाम पर है। इसी प्रकार से हमने देखा कि निचली क्रस्ट जो है उसमें घनत्व 3 है और पी वेव की स्पीड जो है 6.9 है, लेकिन जो ऊपरी मेंटल है उसमें स्पीड बढ़कर के 7.9 से 8.1 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इसका मतलब है पी वेव ने फिर से यहाँ पर बिहेवियर चेंज किया है। तो बीच में जरूर कुछ ना कुछ जो यहाँ के बीच की जो चट्टाने हैं उनमें कुछ ना कुछ अंतर आया होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक असंबद्धता पाई जाती है, मोहरोविक असंबद्धता। अब इस जो ऊपरी मेंटल है और निचली मेंटल है यहाँ पर भी अंतर दिखाई दिया। पी वेव का स्पीड जो है यहाँ पर 7.8 किलोमीटर पर सेकंड पाई गई है, जबकि ऊपर आप देखिए कि 7.9 से 8.1 है। तो इसके बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है, एक असंबद्धता है, जिसको रेपेटी असंबद्धता कहा गया है। और उसके बाद में हमने देखा कि जो निचला मेंटल है और ऊपरी क्रोड या कोर जो है उसमें भी एक असंबद्धता है, और बहुत ज्यादा बिल्कुल क्लियर कट कंटिन्यूटी है कि 7.8 किलोमीटर पर सेकंड से स्पीड 13.6 किलोमीटर पर सेकंड पर हो गई है। इसे जो है यहाँ पर ये इसका मतलब, इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर घनत्व तो बहुत तेजी से बढ़ा है, और इसीलिए यहाँ पर पी वेव की स्पीड में भी बहुत बड़ा अंतर है। यह जो ऊपरी क्रोड है ये 2900 से 5100 किलोमीटर की गहराई तक है, इसीलिए 2900 से 5100 का ये डिवीजन एक लगाया गया है। फिर
हमने देखा कि एक आंतरिक क्रोड जो निचली अवस्था है जो कि 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक है, यहाँ पर भी हमने देखा कि 11.23 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है, जो कि यहाँ के मुकाबले कुछ कम हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इन दोनों असंबद्धताओं के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई गई है उसे लहमन असंबद्धता कहा गया है। कुछ चीजें और भी जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानते हैं कि पृथ्वी के पूरे अगर ग्लोब के बारे में बात करें हम, तो अगर मेंटल की बात करें तो वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो 83% आयतन पृथ्वी का मेंटल के अंतर्गत समाहित है, और अगर उसका मास देखा जाए M फॉर मास, V फॉर वॉल्यूम, अगर मास यानी कि द्रव्यमान देखा जाए तो मेंटल जो है पूरे के पूरे पृथ्वी के पूरे ग्लोब के 68% हिस्से को कवर करता है। वहीं अगर हम क्रोड की बात करें तो मास तो ये 32% दिखा रहा है, यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान का 32% हिस्सा इसमें कवर है, लेकिन वॉल्यूम इसका केवल 16%, पृथ्वी के वॉल्यूम का 16% है। इसका मतलब यह हुआ कि यह आयतन में देखने में छोटा है, लेकिन पृथ्वी के बहुत बड़े मास को ये कवर करता है, यानी कि बहुत ज्यादा सघन है, बहुत भारी तत्वों से मिलकर के ये बना है। जबकि जो क्रस्ट है वो शेष आयतन और शेष द्रव्यमान को क्रस्ट कवर करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जानते हैं कि एस्थेनोस्फीयर, एक बहुत ही नाम आप सुनते हैं, एस्थेनोस्फीयर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। तो यह मेंटल का, जो कि मेंटल हम बता रहे थे कि 200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक होता है, तो ऊपरी मेंटल का जो पार्ट है जो कि 200 से 400 बल्कि 30 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर की जो गहराई का हिस्सा है उसको हमने दुर्बलता मंडल का नाम दिया है। ये मेंटल का ऊपरी भाग होता है, और साथ ही साथ इसकी डेंसिटी जो है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। यह अर्ध तरल अवस्था में होता है। अब ये अर्ध तरल अवस्था किस प्रकार की होती है? अगर हम ढलवा लोहा की एक रॉड को लें और उसको गर्म करें और तब तक गर्म करें कि वो मुलायम तो हो जाए लेकिन पिघले ना, तो इसको अर्ध तरल अवस्था कहेंगे, यानी कि लिक्विड की तरह बहने की अवस्था में भी नहीं है लेकिन ठोस की तरह कठोर भी नहीं है, तो यह अर्ध तरल अवस्था में होता है। मैग्मा है जो बाहर निकल के लावा कहलाता है, उस लावा का ये मुख्य स्रोत होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पृथ्वी के अंतरतम के बारे में परीक्षा के दृष्टि से जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी उन सबको कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग जियोग्राफी की एक सही, सटीक और काफी सॉलिड प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप लोग लेक्चर्स के संबंध में अपने कमेंट्स और हमें जो है अपने लाइक शेयर जो है उपलब्ध कराते रहिएगा, ताकि हम अपने प्रयासों को और अच्छा कर पाएं। अपने दोस्तों के साथ में इन वीडियोस को शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी अच्छा करने को प्रेरित हों। धन्यवाद।